तो दोस्तों वन सब्जेक्ट 5 आवर सीरीज में हम अपना अगला सब्जेक्ट जो है वो लेकर हाजिर हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली एक पार्ट है सॉलिड मैकेनिक्स का। सॉलिड बॉडी वो होती है, क्या होती हैं, जिनके मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स हमारी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पे फोर्सेज के इफेक्ट को स्टडी करते हैं। अब फोर्सेज के इफेक्ट बॉडी पे क्या क्या हो सकते हैं? फोर्सेज के इफेक्ट बॉडी पे ये हो सकता है कि बॉडी को डिफॉर्म भी किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। ठीक है, लंबा किया जा सकता है, क्या कंप्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी मूव भी कर सकती है। तो क्या है कि अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग इफेक्ट इसके हो सकते हैं, और किस तरह का फोर्स आपने लगाया है उस बात पे भी ये डिपेंड करेगा। अब सॉलिड बॉडी भी दो तरीके की होती है, एक होती है डिफॉर्मेबल और एक होती है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी होती है? जिसपे कितना भी फोर्स लगा दो आप, कितना भी फोर्स लगाओ उसके शेप साइज में कोई भी फर्क नहीं आएगा। और दूसरी होती है आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी पर आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो तुरंत उसका शेप या साइज चेंज हो सकता है अगर वो फोर्स क्या है, सफिशिएंट है। तो क्या है कि रिजिड बॉडी में सिर्फ मोशन हो सकती है फोर्सेज के कारण, जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी जो है उनमें क्या हो सकता है, मोशन भी हो सकती है और वो शेप या साइज चेंज भी कर सकती हैं। तो जो रिजिड बॉडी होती है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक आइडियल बॉडी है। तो रिजिड बॉडी का हम क्या करते हैं, जो आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी है उनको रिजिड एज्यूम करते हैं जब हम रिजिड बॉडी पे फोर्सेज का बिहेवियर चेक करते हैं, इफेक्ट चेक करते हैं। लेकिन अब हमें जो फोकस करना है फिलहाल हमें डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर फोकस करना है। डिफॉर्मेबल बॉडीज पे फोर्सेज के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और इन इफेक्ट को स्टडी करते हैं हम किस सब्जेक्ट में, हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर फोर्सेज के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कौन सी हो सकती है? आपकी इलास्टिक बॉडी भी हो सकती है। इलास्टिक बॉडी मतलब जिस पे आप फोर्स लगाओ क्या होगा, वो अपनी शेप को रिगेन कर ले जैसे ही उस पे से फोर्स हटाया जाए। और प्लास्टिक बॉडी जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। इलास्टिक बॉडी में टेम्पररी डिफॉर्मेशन आएगी और प्लास्टिक बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी, यानी वो अपनी शेप या साइज को रिगेन नहीं कर सकती है। तो क्या है कि हम बात कर रहे हैं फोर्सेज की, तो किसी भी बॉडी पे देखिए, हर एक बॉडी पे एक इंटरनल फोर्स तो ऑलवेज एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी पे खुद का वेट जो है वो तो काम कर ही रहा है। लेकिन हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करते हैं, हम उस लोड के कारण बात नहीं करते, उस फोर्स के कारण बात नहीं करते हैं। किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नली जो फोर्स लगाए जा रहे हैं, या फिर इस बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी, उसका वेट है, उसका वेट भी इसके लिए क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो किसी भी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। और ये लोड जो है बॉडी में डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब क्या होता है कि लोड्स की अगर बात करें तो लोड्स आपके दो तरीके से काम कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। लोड बॉडी पे दो तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड पे क्या हो सकता है कि आपके सरफेस के पैरेलल में काम करे या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करे। पैरेलल भी कर सकता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम जो लोड है, लोड को कैटेगराइज कर देते हैं दो कैटेगरी। एक नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड कौन सा होता है? जो बोर्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है, बॉडी के सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लोड। और जो पैरेलल टू करेगा सरफेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इसके पैरेलल डायरेक्शन में काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, शियर लोड या ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये दो तरीके के लोड आपके काम करते हैं किसी भी बॉडी पे। अब ये आपके क्या होते हैं, सेंट्रल एक्सिस से पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
अगर ये नॉर्मल लोड है, अगर एक्सिस से पास करता है, सेंट्रल एक्सिस से, तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सियल लोड बोलते हैं। और अगर नहीं करता है तो इसको क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, सेंटर से जो दूर है। तो दो तरीके के लोड आपके हो सकते हैं, एक्सियल और एसेंट्रिक एक्सियल लोड आपके नॉर्मल लोड की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये हमारे लोड्स हैं। इसके अलावा एक और लोड होता है डेड लोड, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरआरबी जेईई में पूछा जा चुका है कि डेड लोड क्या होता है। डेड लोड क्या होता है, किसी भी बॉडी पे आपने लोड लगाया है और क्या टाइम के साथ उसकी स्टेट में कोई चेंज, उसके डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम डेड लोड की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे आपके जैसे बीम है, बीम के ऊपर कॉलम है, कॉलम के ऊपर बीम डाला गया है, तो एक लंबे समय तक क्या रहेगा, वो लोड डेड लोड की तरह काम करेगा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेड लोड हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है आरआरबी जेईई में पूछी जा चुकी है। इसके बाद अगर बात करें हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, डेड लोड में क्या था, डेड लोड में आपका अगर लोड 100 है तो 100 ही रहेगा। इधर लोड और टाइम के साथ देखें तो लोड अगर 100 किलो न्यूटन है तो वो 100 किलो न्यूटन ही रहेगा टाइम के साथ। लेकिन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या होगा, जो लोड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे। ग्रेजुअली अप्लाइड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसके अलावा इंपैक्ट लोड होता है। इंपैक्ट लोड के केस में हम क्या बात करते हैं, इंपैक्ट लोड के केस में कोई भी जैसे हथौड़ा मारते हैं किसी भी बॉडी पर हथौड़ा मारते हैं, तो क्या होता है, हथौड़ा मारते ही टच होने के बाद क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है। वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वो वहां पर हिट करता है, और हम जितनी दूर से लेके आते हैं जितनी दूर से हथौड़ा लेके आएंगे इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होता रीजन क्या है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से यहां तक आया, बड़ी स्पीड से आ रहा था, मास सेम है, वेलोसिटी तेज है, और जैसे ही इससे हिट करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज होते ही मतलब मोमेंटम में चेंज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक इंस्टेंट में चेंज हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंपैक्ट लोड का इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, एक बहुत ज्यादा जो इफेक्ट यानी कि क्या कर सकता है, ये डाल सकता है एज कंपेयर टू योर स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड के कंपैरिजन में इफेक्ट क्या है, वो बहुत ज्यादा डालता है, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है उसके बावजूद भी। इसके बाद आता है फटीग लोड। फटीग लोड में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी, जैसे पेन की रिफिल ले लीजिए, पेन की रिफिल को आप क्या है, सिंपली खींच के नहीं तोड़ सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, पेन की रिफिल को तोड़ने के लिए हम ये कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा, देखिए ऐसा करने से जो नीचे वाली लेयर है वो कंप्रेस हो रही है, ऊपर वाली लेयर क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है। ऊपर की तरफ करने पर नीचे वाली लेयर जिसमें पहले कंप्रेशन था अब क्या हो गया है, इलोंगेशन आ गया, टेंशन आ गई है, और जिसमें टेंशन थी उसमें क्या आ गई, कंप्रेशन आ गया है। तो इसीलिए क्या होगा इस केस में, इस केस में जो लोड है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, या मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, फटीग लोड बोलते हैं। और जो फटीग लोड के केस में कोई भी बॉडी फेल होती है, फेल का मतलब होता है जो काम, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, इंटेंडेड जो वर्क है वो नहीं कर पा रही है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको फेलियर बोलते हैं। तो जो फटीग लोड में जो फेलियर होता है वो एक क्रैक से स्टार्ट होता है, यानी आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रैक आएगा तो उससे आपका समझ लो फेलियर हो गया है, तो उस केस को हम बोलते हैं फटीग क्रैक। जो क्रैक है उसको क्या बोलेंगे, फटीग क्रैक बोलेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हैं, लेकिन हमारे सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट लोड्स हैं ये हमारे रहेंगे, क्योंकि इनके बेसिस पे हम पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं। तो ये बात हुई लोड्स की। अब किसी भी बॉडी पे अगर लोड लगाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, देखिए
लीजिए आपने एक बॉडी रखी यहाँ पर, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, नीचे सरफेस है और सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। तो क्या होगा, आपने लोड या फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर यही सरफेस फ्रिक्शन वाला हो जाए तो फ्रिक्शन हो जाए, या फिर क्या करते हैं, मैं नीचे इसको फिक्स कर देता हूं बॉडी को। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपने फोर्स लगाया इस लेयर पे, टॉप लेयर पे, अभी इसके नीचे वाली लेयर है, देखो सबसे नीचे वाली लेयर मूव नहीं करेगी, ये वाली लेयर मूव करने की कोशिश करेगी। तो ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये अपने से ऊपर वाली लेयर को क्या करेगी, इन दोनों के बीच में क्या है, देखिए कोहिजन फोर्स होता है। कोहिजन क्या होता है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं। तो इस लेयर और इस लेयर के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कोहिजन है। तो ये वाली लेयर क्या है, मूव करना चाहेगी, लेकिन नीचे वाली लेयर इसको क्या कर देगी, रजिस्ट करेगी। इसी तरीके से ऊपर वाली लेयर को ये लेयर रजिस्ट करेगी, इससे ऊपर वाली को ये, इससे ऊपर वाली को ये, इससे ऊपर वाली को ये, इसको ये और इसको ये। यानी कि सबसे ज्यादा मूव करने की टेंडेंसी किसकी है, टॉप की, और सबसे कम सबसे नीचे वाले की। तो ये इस तरीके से आपका हो सकता है कि मोशन इस तरीके से लेयर्स की हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस था यहां पर, लेयर्स के बीच में क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, यानी एक अवरोध उत्पन्न किया गया है। इसी तरीके से मान लीजिए यही बॉडी है आपकी, प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है, लेकिन अब की बार मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को खींचता हूं इधर से, और यहां पर मैंने क्या कर दिया है, यहां पर मैंने इसको कर दिया है फिक्स एक तरफ से। अब अगर मैं ये फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, इस केस में मान लीजिए कोई भी ये लेयर मान लेते हैं फ्लूइड इसकी बॉडी की, और ये लेयर, दो लेयर ले लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। ये वाली लेयर में जो मॉलिक्यूल है और इस वाली लेयर में जो मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये वाली लेयर इस वाली लेयर को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, रेजिस्टेंस फोर्स जिसको बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हम बोलेंगे, क्योंकि इंटरनली जनरेट हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इसको बोलेंगे, क्योंकि ये इंटरनली जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली लेयर इसको मूव नहीं करने देगी। ऐसे हर एक लेयर किस लिए साथ होगा, ये वाली लेयर इसको मूव नहीं करने देगी, ये वाली लेयर इसको मूव नहीं करने देगी, ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो ये अगर ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को आप पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर दो कि कितने एरिया पे, एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन चेक करके कि कैसा क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से एरिया निकालोगे। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है, तो नीचे वाली लेयर जो है ऊपर वाली लेयर को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो एक फोर्स लगाएगी। तो अब की बार इन लेयर्स के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज योर स्ट्रेस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर जो आपका लोड लग रहा है ये आपका नॉर्मल लोड है, तो इसीलिए इस केस में जो स्ट्रेस होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी। यहां पर जो लोड है वो क्या लग रहा है, इस टॉप सरफेस के पैरेलल लग रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया हमने चूज किया है वो कौन सा लिया है, इसके पैरेलल में लिया है, तो इसीलिए यहां पर जो स्ट्रेस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी शियर स्ट्रेस कहलाएगी। अगर बात करें अब नॉर्मल स्ट्रेस की, तो नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके की हो सकती है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या हो सकता है, यहां पर आपने जो लोड लगाया है वो टेंशन में लगाया है, तो यहां पर जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी। और अगर कंप्रेशन लगाओगे तो स्ट्रेस कैसी हो जाएगी, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी। तो ये वाली स्ट्रेस जब लोड आपका टेंशन में है, टेंसाइल लोड होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस जब आपका लोड कंप्रेसिव होगा। शियर स्ट्रेस जब आपका जो लोड है वो कैसा होगा, शियर में होगा, शियर लोड होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं। अब डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं तो जैसे आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है क्या हो जाए, शेप या साइज में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो शेप और साइज में चेंजेस आ सकते हैं, तो इसी चीज को हम देखते हैं
इससे पहले एक और चीज कि स्ट्रेस जो है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? देखिए हमने कहा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, फोर्स यानी न्यूटन पर यूनिट एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो हम लोड अपॉन एरिया बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया नहीं लेते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो आपका क्या होता है, आपके लोड के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की, क्योंकि बॉडी पे आपने फोर्स लगाया है इधर से, अब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तो डेफिनेटली एक जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो उतना ही काम कर रहा होगा जितना अप्लाइड लोड है, ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसीलिए जो हम लोड अपॉन एरिया भी कई जगह डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऑप्शंस जरूर चेक कीजिएगा। लोड अपॉन एरिया के साथ अगर आपको इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दिया गया है तो आप उसे चूज करेंगे, लोड अपॉन एरिया को चूज नहीं करेंगे। अब क्या होगा, जैसे आपने लगाया फोर्स, फोर्स लगाने से क्या होगा, ये बॉडी इलोंगेट हो सकती है, बॉडी क्या हो सकती है, इलोंगेट हो सकती है। मान लीजिए इसकी लेंथ क्या थी, पहले L थी और अब डेल्टा L से और बढ़ गई है, तो यहां पर क्या हो गया है, इसके डायमेंशन में कुछ चेंजेस आए हैं, डायमेंशन में चेंजेस आए हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अभी डायमेंशन क्या हो सकता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डायामीटर, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप किसी भी बॉडी को खींचते हो, अगर इस तरफ से इलोंगेट होगी तो क्या होगा, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में एरिया क्या होगा, कम होगा। यानी यहां पर लेंथ बड़ी है तो इसके मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है, इधर से ये फिक्स है, इधर आपने लोड लगाया फोर्स, ये इलोंगेट हुई, तो डेफिनेटली जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर इसका डायामीटर भी क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि दो केसेस हो गए हैं, एक ही लोड लगाने से दो तरीके की स्ट्रेस आ गई है, एक तो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे लेंथ में चेंज आया, यहाँ पर डायामीटर में भी चेंज आया। डायामीटर के अलोंग आपने कोई लोड लगाया नहीं था, वो अपने आप आई है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेस इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड होगी तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, जब भी स्ट्रेन आपकी इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स रहेगी उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और जबकि लेटरल स्ट्रेन में चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। ये पेपर में डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन आ सकती है दोनों में से, ठीक है। तो यहां पर लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों तरीके से आ सकती है, तो ये दोनों ही आपके क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन के पार्ट हैं। क्या है, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेन के पार्ट हैं। इसी तरीके से अगर स्ट्रेन की यूनिट की बात की जाए तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सेम डायमेंशन ऊपर है, सेम डायमेंशन नीचे है, तो जो स्ट्रेन है इसीलिए वो क्या है, एक आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। दूसरी चीज, अगर किसी बॉडी में आपने लोड लगाया है तो लेंथ चेंज होगी, इसका डायमीटर इस डायरेक्शन में भी चेंज होगा, डायमीटर इस डायरेक्शन में भी चेंज होगा। यानी हर एक बॉडी में अगर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी तो उसके बदले में दो लेटरल स्ट्रेन भी आएंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ दो लेटरल स्ट्रेन भी आएंगी, ठीक है, ये हमेशा जुड़ी रहेंगी। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसी है, टेंसाइल है, इलोंगेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। इलोंगेट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। अगर कंप्रेस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन है दोनों का नेचर क्या रहता है, हमेशा अपोजिट रहेगा। अगर ये टेंसाइल है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी कंप्रेसिव, और ये कंप्रेसिव है तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, टेंसाइल हो जाएगी। तो ये है हमारी नॉर्मल स्ट्रेन। इसके अलावा क्या हो सकता है,
जैसे आपके पास बॉडी है, अब लेटरल स्ट्रेन क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन भी हो रहा है, तो हो सकता है बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाए। क्या हो सकता है, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो जाए। तो सेकंड टाइप की जो हमारे पास स्ट्रेन है वो क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपका चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम आपका हो जाएगा। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, तो डेल्टा V बाई V। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की स्ट्रेन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेन के केस में जैसे बॉडी पर आपने ऊपर लोड लगाया है तो क्या होगा, बॉडी अपनी शेप और साइज चेंज करेगी। तो ये जो एंगल है, ये जिस एंगल से डिफॉर्म हुआ है, ये जिस एंगल से डिफॉर्म हुआ है, तो ये एंगल हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है। यही हमारा क्या है, शियर स्ट्रेन। तो जो शियर स्ट्रेन होती है उसको क्या करते हैं, एंगुलर टर्म्स में हम मेजर करते हैं। तो ये आपकी तीन टाइप की स्ट्रेन है। एक आपकी नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन के केस में हमने दो स्ट्रेन और पढ़ी, इसकी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है सेकंड टाइप, और थर्ड टाइप हमारा शियर स्ट्रेन है, और इन्हीं के बारे में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारा सोम का पहला लेक्चर था। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं जैसे ही सब्जेक्ट हमारे पहले वाले खत्म हो रहे हैं।